So because 50% is for IDT, therefore it is very very important portion. And as well आपको ये भी ध्यान रखना होगा that we only have 6 chapters in it, इसीलिए we can score more in this topic. Plus there is only basically 2 laws which we are going to cover. Paramita, you have to mute yourself. Ishani, you also have to mute yourself. Okay, so हमारा जो मोटिव होगा, why I am starting with indirect tax first is because indirect tax, जैसे कि आप देख रहे हो, the coverage is very small, only 6 chapters. Out of that we have only 2 law which we are going to study, which is GST and customs तो बहुत ही छोटा है, and GST is a bit elaborate one, but still it is very very simple compared to our direct tax portion which is bit lengthy. कम से कम 20 चैप्टर हैं आपको वहां पे, एंड 20 चैप्टर की वजह से समय ज्यादा देना पड़ेगा, बट अगेन मार्क्स वेटेजेस अगेन ओनली 50 मार्क्स. तो इट्स बेटर वी गो फॉर आईडीटी फर्स्ट. तो इसीलिए आईडीटी पे फोकस कर रहे हैं हम लोग. ना आईडीटी क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसीलिए ज्यादा नहीं लेके हम लोग सिर्फ फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, विच विल बी अ ओवरव्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया. जब सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे वहां से थोड़ा हम लोग को स्पीड अप भी करना पड़ेगा और थोड़ा फास्ट भी जाना पड़ेगा, प्लस थोड़ा आप लोगों का भी होमवर्क करना रहेगा, आप लोगों को पहले से थोड़ा सा रीड करके आना पड़ेगा थोड़ा सा. ओके, टू स्टार्ट विथ चैप्टर 1. जैसे कि आप लोग करते आए हैं क्लासेस में, आप लोग का नोट्स है, एक रनिंग नोट, शॉर्ट नोट, जैसे भी आप इसको समझो. यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है विच विल रिक्वायर्ड टू कॉपी, सो दैट इतना ही आप जब पढ़ोगे तो इट बी इक्विवेलेंट एज योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स. तो इट्स बेटर यू कॉपी दिस डाउन और यू विल गेट दिस इन द वीडियो ऑल्सो इन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ओके, तो सबसे पहले एक जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है विच ऑब्वियसली आप लोग को अभी तक पता हो गया होगा, विच इज व्हाट इज टैक्स. आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा होगा व्हाट इज टैक्स, व्हाई डू वी नीड टू पे टैक्स एट ऑल, टैक्स की पे करने की जरूरत ही क्यों आती है. तो टैक्स इज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे क्या एनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. क्यों है? क्योंकि जब आप सुविधा की बात करते हैं, फैसिलिटी की बात करते हैं, अभी इन द टाइम्स ऑफ कोविड वी कैन सी दैट सब लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि कोविड का वैक्सीन फ्री मिले. इनिशियल स्टेजेस में सब कुछ फ्री मिलना चाहिए, हमें हॉस्पिटल सस्ता मिलना चाहिए, हमारा कोविड में मेडिकल एक्सपेंस हमारा ज्यादा हो रहा है. हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वी शुड गेट अ बेस्ट फैसिलिटी फ्रॉम होम, फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट. नाउ फ्रॉम वेयर विल गवर्नमेंट गेट दैट फैसिलिटी? तो गवर्नमेंट के पास भी तो फंड की जरूरत है ना. तो वो जो फंड उसको चाहिए, या तो उसको खुद कमाना पड़ेगा बाय वे ऑफ व्हाट, उसका अपना गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होगा, गवर्नमेंट कंपनीज होंगे, वहां से वो कमाएगी, और दूसरे साइड में वो आपसे कुछ लेगी, दैट इज बाय वे ऑफ टैक्स. तो टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर financing all types of public goods. Why we are using the word public goods? Because these are goods which are used by the public. आपसे ये कोई नहीं पूछेगा when you will walk on a public road that why are you walking on this road, at what time, why, reason, कुछ नहीं कोई पूछेगा. But in the same way if you go to a private road, like आपके घर के कैंपस में अगर कोई दूसरा बंदा रात को 12 बजे अगर आ जाए, तो obviously you will object. You will ask why are you coming into my premises, because you have that right to question. Why do you have that right to question? Because that place is owned by you, it is not owned by any other person. So therefore public facility देने के लिए गवर्नमेंट को जो फंडिंग की जरूरत है वो है हमारा सोर्स, हमारा जो टैक्स से आता है, कलेक्शन होता है. इसीलिए आप हम हमेशा वो देखोगे जो मिनिस्टर हैं हमारे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो हमेशा बताएंगे कि इतना रेवेन्यू हुआ, इतना शॉर्टेज हुआ, एक्सेट्रा. तो देखो उसी फैसिलिटी के लिए, मतलब वो जो फंडिंग होता है, फंडिंग से हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटाइजेशन, etc etc, all those government facility which we get from government because we are paying to government. Therefore in short we can also say that अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमको सर्विस नहीं दे सकता है. तो therefore अगर हम टैक्स डिफॉल्टर हैं तो we should not exactly expect from government to get some facility, because गवर्नमेंट कहाँ से देगा? फ्री में तो नहीं दे सकता, उसको भी तो पैसे की जरूरत है. लेकिन इन द अदर वे ऐसा भी नहीं है कि सपोज यू आर अ स्टूडेंट, you are not earning right now, so therefore you are not paying tax right now, but still you are availing the facilities of government. तो therefore गवर्नमेंट वहां पे ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि आप
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आओगे तो यू शो अ कार्ड दैट यू हैव पेड टैक्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज आर फॉर ऑल, बट सोर्सेज जो होंगे दैट इज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन, राइट। सो इसमें ही हम लोग आ रहे हैं फर्दर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, डिवाइड इन इंडिया। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स डीटी, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एंड सेकेंड इज आईडीटी। हम लोग आईडीटी में हैं, डीटी में नहीं है अभी, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। डीटी द वर्ड कम्स फ्रॉम डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हिट करता है। सपोज आई हिट यू डायरेक्टली, आपको थप्पड़ डायरेक्टली पड़ा तो दैट इज डायरेक्ट तकलीफ हुआ आपको, तो वो डायरेक्ट जो है वो है डायरेक्ट टैक्स, विच इज इन शॉर्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज पेड बाय एन इंडिविजुअल, किसके इनकम पे? मेरे खुद के इनकम पे, वट एवर आई एम अर्निंग आई हैव टू पे ऑन दैट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स ऑन माई फादर्स इनकम, ऑन माई मदर्स इनकम, ऑन माई ब्रदर, हस्बैंड, चिल्ड्रन, एनीवन। आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई इनकम, राइट। तो वो है डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, क्लियर। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? ये जितना दिखता नहीं है उतना ही तकलीफ देता है, बिकॉज इनकम टैक्स का हल्ला ज्यादा होता है। लोग बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पेनल्टी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, लेकिन ज्यादा कलेक्शन जो गवर्नमेंट को होता है वो डीटी से नहीं होता है, आईडीटी से होता है, ठीक है। क्योंकि डीटी वन टाइम पे करते हो, साल के एंड में जब हम लोग डीटी पढ़ेंगे तब यू विल गेट टू नो एनुअल रिटर्न का आईटीआर टाइम का फाइलिंग का टाइम होता है, तो उसी समय हम डीटी के लिए कैलकुलेशन करने बैठते हैं मैक्सिमम टाइम। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये दिखता नहीं है लेकिन आप फाइनली पे कर रहे हो, जिसका एग्जाम्पल हम लोग अभी जीएसटी में पढ़ेंगे। तो जीएसटी बेसिकली क्या हो रहा है? जीएसटी हर सामान पे लग रहा है, एवरी ट्रांजैक्शन पे लग रहा है। हर एक टूथपेस्ट आप खरीद रहे हो उस पे भी आप जीएसटी पे करके आ रहे हो। तो इन शॉर्ट यू आर पेइंग टैक्स इन एवरी ट्रांजैक्शन, राइट। तो देखो रोज आप दिन में 10 बार 15 बार जितनी बार भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो यू आर पेइंग टैक्स। तो ये तो ज्यादा पिंच कर रहा है, बट ये आपको पता नहीं चल रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट पे ले रहा है। अच्छा, अब पता क्यों नहीं चल रहा है? लायबिलिटी तो आप पे ही आ रही है, पता इसीलिए नहीं चल रहा है। देखियो एक जो मेजर पार्ट इसमें है, दैट इज ऑल्दो दिस इज पेड बाय मी एज अ फाइनल कंज्यूमर, हम पे कर रहे हैं, लेकिन किसको पे करके आते हो? आप टूथपेस्ट खरीद के आए, यू पेड दैट प्राइस फॉर योर टूथपेस्ट, टू whom? यू पेड टू दी शॉपकीपर, राइट। 18% जीएसटी सपोज आपने लगा, तो 100 रुपए प्लस 18 रुपए, 118 रुपए आपने पे किया टू दी शॉपकीपर, दे के घर आ गए टूथपेस्ट लेके। अब हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट टैक्स? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू दी सर्विस प्रोवाइडर, इन शॉर्ट दी शॉपकीपर। तो आपका तो लोड ही नहीं ना, आपको तो तकलीफ ही नहीं है। कल को आपके पास चिट्ठी आया सपोज कि आपने 18 रुपया सरकार को नहीं पे किया इन द नेम ऑफ जीएसटी, आप बोलोगे ये क्या बेवकूफी वाला चिट्ठी आ गया, क्योंकि मेरा तो लायबिलिटी नहीं था ना, आई एम नॉट सपोज टू पे, आई वॉज सपोज टू पे टू दी शॉपकीपर ओनली, नॉट टू दी गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट कनेक्शन आ जाता है, आप देना आप ही को पड़ा लेकिन वाया होके जा रहा है। तो द लायबिलिटी टू पे फॉल्स ऑन whom? फॉल्स ऑन द पर्सन हु इज गिविंग यू दी सर्विस और दी प्रोडक्ट। तो देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर या सेलर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, इसीलिए आपको हिट नहीं किया, इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट बोले, ठीक है। तो देयरफॉर इसका कलेक्शन गवर्नमेंट को ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को इससे ज्यादा मुनाफा होता है। नाउ अब थोड़ा इसका ब्रीफ में जाते हैं, ये तो जनरल कंसेप्ट था डीटी वर्सेस आईडीटी। अब ये समझते हैं कि डीटी वर्सेस आईडीटी में जीएसटी कहां से आ गया, और why at all we are so worried about जीएसटी, और इतना ह्यू एंड क्राई क्यों होता है जीएसटी को लेके। तो उसको समझने के लिए अब आप उस माइंड फ्रेम में जाओ, अब आप पूरा थोड़ा इमेजिनरी मोड में जा सकते हो। नाउ यू शुड इमेजिन दैट यू आर बाइंग समथिंग। सपोज आप दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, आप एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो और एक नॉर्मल हाउस होल्ड घर का कोई सामान खरीद रहे हो। दो सामान जब आप खरीद रहे हो, दोनों सामान में पहले क्या होता था अब क्या होता है वो बताया जाएंगे। यहाँ पे जैसे की पॉइंट्स दिया है, कुछ टैक्सेस थे जिसका नाम था सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, ये तीन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था पहले, ठीक है। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, देखो कलेक्शन का पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम। तो उस पहले हमारे पास तीन टाइप ऑफ टैक्सेस थे एक सामान पे जो लगाए जाते थे, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स। अभी आपको सिर्फ ये नाम ही लर्न करना है, बिकॉज आज के डेट में ये सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम। दूसरे साइड पे था स्टेट गवर्नमेंट।
अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों सेपरेटली हम लोग क्यों पढ़ेंगे टैक्सेस? इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि बॉटम लाइन रिमेनिंग taxes are the major source of revenue for each type of government. तो देखो हमारे इंडिया में वी हैव टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। तो सबको अपने घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है ना। तो सेंटर को तो है पैसे की जरूरत क्योंकि उसको सारे स्टेट्स को देखना है, बट स्टेट को भी तो जरूरत है ना, स्टेट भी तो कुछ देता है, तो स्टेट को अपने खर्चे के लिए भी पैसे की जरूरत है। इसीलिए वहां पे वो भी बोलता था कि नहीं, मेरे पास भी कुछ टैक्सेस का अथॉरिटी होना चाहिए। तो देखो उसके पास क्या अथॉरिटी थी, उसके पास था टैक्सेस का जो उस समय नाम होता था, दैट वाज वैट और वैल्यू एडेड टैक्स, और सीएसटी अलॉन्ग विद ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ नाम थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाता था टैक्सेस हमारे ऊपर, और कुछ था जो सेंट्रल लगाता था। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स था टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ एडिशन एंड सेट ऑफ ऑन अर्लियर पेड टैक्सेस वाज गिवन। तो वैल्यू ऑफ एडिशन क्या हुआ? जैसे आप किसी चीज पे वैल्यू एडिशन कर रहे हो, सपोज यू बॉट समथिंग, सपोज आप आपका चॉकलेट बनाने का फैक्ट्री है सपोज, तो चॉकलेट बनाने के लिए सपोज डेयरी मिल्क बनाते हो, डेयरी मिल्क बनाने के लिए व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स? तो पहला तो रॉ मटेरियल आएगा ना, डेयरी मिल्क बनाने के लिए आप कुछ सामान लाए कहीं से, आप मिल्क लाए, चॉकलेट पाउडर लाए, कोको पाउडर, वट एवर दी इंग्रीडियंट्स। तो पहले आपने वो सामान किसी से लेके आया, उस सामान को आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके तब उसको डेयरी मिल्क बनाया, राइट? तो ये जो आपने प्रोसेसिंग किया, ये प्रोसेस करने के वजह से वो जो चोको पाउडर था, दैट चोको पाउडर हैड अ वैल्यू एडिशन। ठीक है, चोको पाउडर मार्केट में ऐसे कोई नहीं खरीदता, बट उसको बेचने के लिए आपने उसमें कुछ चेंजेस किया जिससे उसका वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू ऐड हो गया, तो देखो वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो वो वैल्यू एडिशन होने पे वो था वैट। वैट था जितना भी आप वैल्यू ऐड करोगे स्टेजेस पे, उस पे आप टैक्स दोगे, दैट वाज वैल्यू एडेड टैक्स। बट उसका शॉर्ट कमिंग था। हाँ। मैम जो सारे हमने इंग्रेडिएंट्स खरीदे उनका भी तो हमने टैक्स दिया ना। तो वो अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें तो हाँ, अभी आगे आगे आगे। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में उसमें कंसेप्ट नहीं जाए, अभी हम लोग सिर्फ जनरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, व्हाट इज ये कंसेप्ट कैसे आया। वो सेकेंड चैप्टर जब अच्छा लेंगे वो सेट ऑफ वाला उसमें आएगा कंसेप्ट कि क्या किया उस टैक्स का, दैट विल बी कवर्ड इन सेकेंड चैप्टर। ठीक है, ओके ओके ओके। ओके। अच्छा, तो अब ये जो वैट था, इस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते थे उस समय, एक ही सामान पे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा नाम है जो हम लोग को एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, बस हम लोग को ये याद रखना है कि वहाँ पे 2-3 टाइप के एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते थे। प्लस इनएफिशिएंट था क्योंकि वो कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स का रिमूव नहीं कर सकता था ना। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट? कास्केडिंग इफेक्ट जैसे कि आप जैसे कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे थे, हम लोग डेयरी मिल्क बना रहे थे, तो डेयरी मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने कोको पाउडर खरीदा, कोको पाउडर को फिर हम लोगों ने लिक्विड फॉर्मेट में किया, उसमें शुगर मिलाया, तो एक सेकेंड स्टेज आया, फिर फाइनली एक थर्ड स्टेज आएगा जहाँ पे हम लोगों ने एक मशीन लिया जिसमें वो उस स्ट्रक्चर डेयरी मिल्क के वो रेक्टेंगुलर बार्स के शेप में वो प्रोडक्ट फाइनली बन के निकलेगा। तो सपोज वी हैव 3 स्टेजेस। नाउ 3 स्टेज ये भी सपोज करते हैं दैट आई एम ओनली इन टू दी थर्ड स्टेज। देखो मेरे पास फर्स्ट स्टेज का सप्लायर और सेकेंड स्टेज का सप्लायर रेडी है। ठीक है, एक पाउडर देता है चॉकलेट पाउडर, दूसरा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और हम है तीसरे जो हम फाइनल चॉकलेट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हर स्टेज में टैक्स लगा रहा है ना। पहला बंदा टैक्स लगा के हमको बेचा, वैट लगाया, दूसरा बंदा फिर वो जो पहला से लेके आया था उसमें प्लस करके टैक्स फिर और लगाया। तो अल्टीमेटली पहले वाले का जो टैक्स कंपोनेंट था उस पर भी फिर से टैक्स लग रहा है। तो दैट इज टैक्स ऑन टैक्स वाला कंसेप्ट, राइट? जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि सीजी मतलब जीएसटी कंसेप्ट में ये टैक्स को हटा दिया गया जो सेट ऑफ के लिए आया। तो देखो दिस वैट स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था कि कास्केडिंग इफेक्ट इसमें ठीक से रिमूव नहीं किया गया। तो इसीलिए क्या हुआ, जहाँ पे कोई भी सेट ऑफ नहीं अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलना चाहिए था? हमको बेनिफिट मिलना चाहिए था कि जब हम पहला प्रोडक्ट जो खरीद के लाए उसमें जो टैक्स हमने पे किया उसको सेट ऑफ हो जाए। ओके, सो फर्दर इसके लिए हमारे पास जीएसटी आया जिसको रोल आउट किया गया इफेक्टिव
1 जुलाई 2017, ये डेट याद रखना है जिस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। अब आते हैं कुछ लीगल स्ट्रक्चर पे इसमें कि ये इसकी लीगैलिटी क्या थी। टैक्स जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल नहीं था, क्योंकि आपने ऊपर देखा हमारे पास दो मेन पॉइंट है समझने के लिए। एक, ये टैक्स वाज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू सेंटर एज वेल एज स्टेट, सबका अपना अपना हिस्सा था, राइट। कुछ स्टेट लगाता था, कुछ सेंटर लगाता था। अब दोनों ही बोलेंगे कि नहीं हम अपना हिस्सा तो छोड़ने वाले नहीं, ठीक है। और जीएसटी आपको पता है, जीएसटी इज अ सिंगल रेट एप्लीकेबल ऑन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। हर जगह आप जाओ सेम जीएसटी मिलता है। तो ये करने के लिए दोनों को अपना अपना पावर छोड़ना पड़ता, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती। इसीलिए नया एक लॉ ऐड किया, मतलब एक आर्टिकल अमेंडमेंट आया विच वाज अथॉरिटी टू लेवी टैक्स। अथॉरिटी टू लेवी टैक्स क्या बोलता था हमको, ये बताता था 246। यहाँ से आपको आर्टिकल नंबर्स याद रखने हैं। आर्टिकल 246 सेज कि तीन पार्टी हैं, तीनों को इक्वल डिवाइड होता है पावर। 246 बोला कि सेंटर के पास पावर है, किस चीज का पावर, टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको छोड़ के बाकी में वो टैक्स लगा सकता है। ये पावर सेंटर के पास था ऑलरेडी, 246 एग्जिस्ट करता है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। स्टेट के पास क्या पावर था, स्टेट के पास पावर था सेल ऑफ गुड्स, सामान गुड्स बेचने का पावर स्टेट के पास था। इंटर स्टेट सेल, दो स्टेट के बीच, उड़ीसा बंगाल या बंगाल दिल्ली, वैसे इंटर स्टेट जब हो रहा है उस केस में भी सेंटर के पास पावर था, ठीक है, जिसका कलेक्शन फिर स्टेट रिटेन करता था। अब इसमें प्रॉब्लम आया कि किसके पास कितना पावर दिया जाए। तो देयरफॉर टू कन्फर कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, कॉन्करेंट मतलब दोनों के पास सेम जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ऑन सेंटर एज वेल एज स्टेट इन जीएसटी, कुछ अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत पड़ी, सो दैट दे में साइमल्टेनियसली लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो साइमल्टेनियस कलेक्शन के लिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसके लिए अमेंडमेंट आया, ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अमेंडेड बाय 101 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। देन आर्टिकल 246A, 246A हैज बीन इंसर्टेड, 246A इंसर्ट हुआ एंड फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे उस अमेंडमेंट में क्या क्या आया। सबसे पहले न्यू आर्टिकल 246A, 246A बात कर रहा है आपको किस चीज के लिए, जो प्रॉब्लम ऊपर आया 246 में। 246 सेड द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर के पास जितना भी ब्रेकअप था सबको मिक्स कर दो एंड पावर को सेग्रीगेट कर दो, कि अब जो टैक्स लगेगा कि पार्लियामेंट ऑफ एवरी स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स और टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। तो ये एक्स्ट्रा पावर अब हम दे दिए, दोनों को दे दिए, ठीक है। Further, 246A provides that Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate. तो ये दोनों पॉइंट नोट करो। So 246A बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया टू गिव कॉन्करेंट पावर, इन शॉर्ट कि दोनों को पावर दे दिया गया, सेंटर एज वेल एज स्टेट, जिससे दोनों के पास ये पावर है कि दोनों ही टैक्स इम्पोज कर सके। Second is power of parliament to legislate with respect to matter in the state list in the national interest. ये सब्जेक्ट हेडिंग itself अपने बारे में बता रहा है। दिस इज आर्टिकल 249, 249 इंपॉर्टेंट। ये बोला कि पार्लियामेंट को पावर दिया जाएगा इन केस अभी अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट वाला कोई पॉइंट आ जाए, उस मैटर पे भी वो लेजिस्लेचर बना सकता है जो कि सिर्फ स्टेट के लिस्ट में है, ठीक है। मतलब सपोज ये बंगाल के लिस्ट में है कि नहीं, सिर्फ बंगाल गवर्नमेंट ही उस पर टैक्स लगाएगा या लेजिस्लेचर बनाएगा, बट अगर नेशनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया तो पार्लियामेंट के पास भी पावर रहेगा कि वो उस पर लेजिस्लेचर बना सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड अ रेजोल्यूशन, जिसका रेजोल्यूशन पासिंग होना चाहिए बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो की पॉइंट है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो लोग वोट अगर करेंगे तो ये हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू 269A, दिस इज अ न्यू आर्टिकल। 269A deals with levy of and collection of goods and services tax मतलब GST in the course of interstate trade or commerce। interstate interstate का मतलब interstate State. right between two states। now why do you need a separate article for interstate? because अगेन अभी जैसे ऊपर हम लोगों ने बात किया प्रीवियस रिजीम में एवरी स्टेट हैड देयर ओन रेस्पेक्टिव पावर। अभी फिर वापस वही क्वेश्चन आएगा कि सबके पास अपना अपना अगर पावर है तो जब हम दो स्टेट के बीच की बात कर रहे हैं तब पावर किसका, तो इसलिए झगड़ा होगा। तो इट्स बेटर कि सेंटर के पास ही पावर है, सेंटर ही टैक्स लगाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे इंटरस्टेट जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो 269 बोला, जब इंटरस्टेट होगा तो वहां पे पार्लियामेंट का पावर आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे आईजीएसटी का क्वेश्चन आ गया। so therefore goods and services tax imposed on supply of any goods or services जो कि interstate है shall be levied and as well as collected by government। लेकिन कलेक्ट अगर गवर्नमेंट किया, स्टेट बोलेगा नहीं तो फिर मेरा हिस्सा कहाँ गया। सब कुछ अगर स्टेट ही अगर सेंटर ही रख लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम अलाउ ही नहीं करेंगे ना अपने स्टेट में इंटर स्टेट का काम। इसीलिए बोला उसके बाद वो अपोर्शन कर देगा, बांट देगा, कलेक्शन करेगा सेंटर लेकिन फिर बांट देगा बिटवीन दी रेस्पेक्टिव स्टेट्स। कैसे बांटेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ओके इसका एग्जाम्पल है इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट में भी जीएसटी लगता है लेकिन कौन लगाएगा, वहां पे सेंटर लगाएगा, देखो पार्लियामेंट लगाएगा। देखो एग्जाम्पल इंपोर्ट जब होता है तो 269 के अंडर आ जाएगा और आईजीएसटी एक्ट जो पास किया गया बाय द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, उसके हिसाब से आईजीएसटी करके टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर में एक रेफरेंस ले लिया गया कि रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कि काउंसिल बताएगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देयरफॉर वी नीड टू हैव अ काउंसिल। now where is this council and who will be part of that council, etc etc, there are so many things to be discussed, therefore you have a new article, article 279। ठीक है, तो therefore you have an article named 279। तो 279 deals with GST council, जिसका कंस्टिट्यूशन क्या होगा वो हम लोग डाउन द लाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये काउंसिल बनेगा जिसका काम रहेगा जीएसटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी फैसला लेना है मेजर पार्ट ये जीएसटी का काउंसिल ही लेगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। तो जीएसटी काउंसिल इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी चैप्टर के एंड में ही डिस्कस करेंगे हम लोग उसके बारे में। यहाँ पे सिर्फ आपको आर्टिकल नंबर याद रखना है 279A। नेक्स्ट 286, this deals with restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods by state। Again the topic itself says about it, it says this applies restrictions on the power of imposing tax on purchase या sale of goods by the state। तो state कुछ केसेस में टैक्स नहीं लेवी कर सकता है on any transaction of purchase or sale। कौन कौन से वो ट्रांजैक्शंस होंगे, तो ट्रांजैक्शंस होंगे जब आउटसाइड द स्टेट होगा कोई काम, या इन द केस ऑफ इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा। ऑब्वियस बात है ना, ये तो अंडरस्टूड बात होना चाहिए बिकॉज अभी अभी 269A में हम लोगों ने पढ़ा, 269A बोला कि देखो भैया जब दो स्टेट के बीच का बात होगा तो एक स्टेट का पावर नहीं रहेगा, वो सेंटर का पावर है। सेम चीज को घुमा के यहाँ पे बोल दिया गया 286 में कि देखिए जब भी दो स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन होगा तो कोई स्टेट नहीं बोलेगा बीच में, उस समय सेंटर रूल ही चलेगा। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अलग ही है क्योंकि वो तो इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर का बात हो रहा है, तो वहां पे अगेन यू कैनॉट से, राइट। तो ये दो सेम चीज रिपीट हो गया बेसिकली आपको। Now it also defined a few words, तो आर्टिकल 366 सिंपल है, the word goods and services tax was defined। अब देखो आप लोग का क्वेश्चन एमसीक्यू आता है तो कई बार ना क्या आएगा, गुड्स को गुड लिख देगा, गुड एंड सर्विस टैक्स,
नहीं होगा वैसे। गुड्स का एस आना चाहिए प्लूरल फॉर्म, सर्विस में भी एस आना चाहिए, तो याद रखना है आपको। देखो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। अच्छा, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? इट इज एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ except supply of alcoholic liquor for human consumption. Hope you understand this word, alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption, this is a very very important word. जितना जितना छोटा दिखता है उतना छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? इन शॉर्ट ये क्या बोला आपको कि लिकर, अल्कोहलिक लिकर मतलब अल्कोहल की बात कर रहे हैं, विच इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो दो पार्ट है। क्योंकि आपको पता होगा जितने भी कफ सिरप्स है या और भी बहुत सारे मेडिसिन है जिसमें अल्कोहल यूज होता है, राइट। आप उसका अगर कॉम्पोजिशन चेक करोगे ना बॉटल के पीछे, तो यू विल फाइंड अ फ्यू परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन इट। तो देयरफॉर वो अल्कोहल इज फॉर मेडिसिन पर्पस। ये बात कर रहे हैं अल्कोहलिक लिकर ओनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आपको अल्कोहल मिलते हैं। तो देयरफॉर ये उसको छोड़ दे रहा है, एक्सेप्शन डाला, मतलब ये नहीं ले रहे हम। तो देयरफॉर इन शॉर्ट जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के डेफिनेशन में ही हटा दिया, इसका मतलब क्या अल्कोहलिक लिकर के सेल पे जीएसटी लगता होगा? नो। जब वो डेफिनेशन में ही नहीं है तो अब आगे जाना ही नहीं है। क्लियर? तो ये याद रखना है। तो कभी भी अल्कोहलिक लिकर का सेल का क्वेश्चन आता है तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। तो अब इसमें क्या टैक्स लगता है भैया? टैक्स क्या लगेगा? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही ऊपर पढ़े थे, यहाँ पे कहीं पे पढ़े हैं हम लोग, स्टेट के पावर में था। ये जो सेल ऑफ गुड्स है ना, यहाँ पे स्टेट के पावर में आता है अल्कोहलिक लिकर। तो देखो सेंटर भी नहीं लगाया इस पे टैक्स, ये भी छोड़ दिया। तो ये पावर किसके पास? स्टेट के पास। ठीक है, स्टेट मर्जी चाहे जितना टैक्स लगा ले इस पे, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, राइट। तो देखो ये स्टेट का रेवेन्यू का मेजर सोर्स हो गया हर स्टेट के लिए। तो देखो जीएसटी टैक्स इस पे नहीं लगा। दूसरा आया सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? तो एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज। गुड्स तो आपको पता है, गुड्स का डेफिनेशन ऑल्दो आगे जाके हम लोग सीजीएसटी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, बट गुड्स एक जनरल टर्म क्या हुआ? गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज टैंजिबल, जिसको छू सकते हैं, जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वो गुड्स हुआ। सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। नाउ कमिंग टू सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल आप लोग ऐसे समझो, सेवेंथ शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट हैज 3 लिस्ट। लिस्ट के बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेवेंथ शेड्यूल के हिसाब से 3 लिस्ट बताया था, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके हिसाब से हमारे पास ये पावर्स डिफाइंड है स्टेट का। अब हम लोग सारा पावर्स नहीं ले रहे हैं, हम लोग वो पावर्स ले रहे हैं उस आर्टिकल्स की का रेफरेंस ले रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर है बेसिकली बोलते हैं इसको। तो एंट्री नंबर 84 किसका? सेंटर का। तो यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84 गिव्स द पावर टू, यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट के पास पावर था, सेंटर के पास पावर था फॉर व्हाट? फॉर लिवाइंग ड्यूटी नोन एज एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या था, क्यों लगता था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मतलब आपकी फैक्ट्री लगाए हो कुछ भी अगर, या कुछ भी बना रहे हो लोकेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। दैट वाज द इवेंट जो होता था। नेमली पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ये सारा नाम याद रखना है, एमसीक्यू में आता है एज इट इज। तो एंट्री नंबर 84 याद रखना है, यूनियन लिस्ट याद रखना है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जो नॉर्मल पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, और एटीबी एटीएफ है मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट्स में हमारे उसमें यूज होता है, एंड लास्टली टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये 6 आइटम हमारे पास थे जिसपे एक्साइज ड्यूटी लगता था। ठीक है, इंक्लूडेड। इसमें हम लोगों ने कुछ नोट किया है जो जीएसटी के हिसाब से चेंजेस आया। पहला, ये जो ऊपर के 6 आइटम है सब पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ 1 से 5 तक की एंट्री पे एक्साइज ड्यूटी लगता है एंड कोई जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है?
अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर कि वो लिकर वगैरह जैसा चीज है, तो उसके साथ में इसको भी याद रखना है कि ये जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स में नहीं लगता है। तो देखो 2 पॉइंट हो गया जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, एक लिकर, अल्कोहलिक लिकर, और दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सारा ही 1 to 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अलग अलग फॉर्मेट है। बट आइटम नंबर 6 मतलब टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल हमारे सिगरेट्स, सिगरेट्स के में दोनों लगेगा, जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा, तो और एक्सपेंसिव हो गया वो। ठीक है, सब पे छोटा छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। देन कमिंग टू एंट्री नंबर 54, ये स्टेट लिस्ट में आ गया। स्टेट लिस्ट के पास क्या पावर था, स्टेट लिस्ट के पास अब पावर देखो, स्टेट लिस्ट के पास क्या पावर था एंट्री 54 में, इट वाज टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सारा नाम सुना सुना लग रहा है, अभी अभी सुना था हम लोगों ने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो दो नाम, ऑल टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर, जो ऊपर सेंटर के पास पावर नहीं दिया गया, वो सारा पावर एक्चुअली क्यों नहीं दिया गया, कि सारा पावर था स्टेट के हाथ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो टैक्स लग ही रहा है ना आपको, तो स्टेट के पास पावर है, therefore state is supposed to levy tax on these for state revenue। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे अभी न्यूज़ में आ रहा है ना, पेट्रोल प्राइस डेली बेसिस पे चढ़ रहा है, तो हर स्टेट में प्राइस अलग क्यों है, इस वजह से, क्योंकि हर स्टेट का अलग रेट है, तो हर स्टेट अपने हिसाब से रेट्स बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फैक्टर स्टेट के पास है। बट नॉट इंक्लूडिंग सेल ऑफ गुड्स, स्टेट के पास क्या पावर नहीं था, इंटरस्टेट, अभी वो भी डिस्कस कर चुके हम लोग, राइट। तो देखो स्टेट के पास क्या, स्टेट के पास पावर क्या था, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन वही बेच सकता है, उस पर टैक्स लगा सकता है, बाकी पे उसका कोई अथॉरिटी नहीं है। टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज भी लगेगा। ठीक है, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है लास्ट लाइन की वो इंटरस्टेट या इंटरनेशनल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे स्टेट का कोई पावर नहीं है, देयरफॉर इंपोर्ट अगर होता है कोई भी प्रोडक्ट तो उस पे हमको आईजीएसटी, मतलब अभी जो ऊपर पड़े हम लोग 269 में, तो आईजीएसटी सेंटर जो पावर जीएसटी लगाएगा वो उसको पे करना पड़ेगा। एक और लिस्ट था, एक और एंट्री था, एंट्री नंबर 62 इन द स्टेट लिस्ट। ये पावर देता था हमको एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, छोटे छोटे जो रीजनल जो काउंसिल्स है उसके हिसाब से टैक्स लगाने का। इसमें क्या चेंजेस लाया गया, तो ओनली टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड अम्यूजमेंट्स collected by local bodies are taxable, collected by local bodies are taxable, all others have been subsumed। ये वर्ड याद रखना है, subsumed, हम लोग मर्ज नहीं वर्ड यूज करते, हम लोग ये जितना भी टैक्सेस आप देख रहे हो जो हट गया या बोला सबस्यूम हो गया, मतलब ये सबको हम लोगों ने मिला दिया इन वन टैक्स विच इज नोन एज जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या बोला, क्या पावर छोड़ा स्टेट ने छोड़ दिया, लोकल बॉडीज का टैक्स सिर्फ रह गया, बाकी सारा पावर उसको छोड़ना पड़ा। तो अब म्यूनिसिपैलिटी कोई अलग से टैक्स नहीं लगा सकता, पंचायत नहीं लगा सकता, तो देखो ये एक लाइन आपको याद रखना है। फर्दर, तो ये तो हुआ स्टेट और उसका बाद ना पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज कहां पे आएगी, जैसे 2017 में जब ये एक्ट आने की बात हुई तो उसमें एक और क्वेश्चन ये आता कि जब ये एक्ट आएगा तो जब क्या होता है ना, नया जब कुछ आता है तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आएगा, कुछ डिफिकल्टीज हटाने पड़ेंगे, उसके लिए किसी को तो पावर देंगे ना, हर बार तो पार्लियामेंट नहीं बैठेगा, इसी के लिए वहां पे थोड़े समय के लिए पावर दिया गया था प्रेसिडेंट को टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो कभी भी इमरजेंसी कुछ आएगा, कुछ ऑर्डर इशू करना है, प्रोविजन लाना है, तो ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया था, लेकिन कितने समय के लिए था, 3 साल के लिए ही था। तो क्या अभी भी ये पावर है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये पावर कब लैप्स हो गया, इसका मतलब एक्ट 2017 में आया, तो 2017 से 3 साल ऑलरेडी खत्म हो गया, राइट। तो देखो ऑलरेडी ये लैप्स हो चुका है, तो आज की डेट में अब प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है डिफिकल्टी रिमूव करने का, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। नाउ कमिंग टू जीएसटी काउंसिल,
जिस काउंसिल की हम इतना बात कर रहे थे ऊपर, ये है क्या जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का इंपॉर्टेंस रिक्वायरमेंट क्यों आया? जब हम आर्टिकल 279 ए की बात कर रहे थे तो वहां पे बताया गया कि एक काउंसिल होगा जो सभी कुछ डिसाइड करेगा, मतलब बेसिकली एक रिकमेंडेशन के लिए एक बॉडी चाहिए हमको, तो ये था मेरा जीएसटी काउंसिल। तो उसका की पॉइंट्स बोल सकते हो, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसका काम है फाइनलाइज करना या डिजाइन करना जीएसटी, तो सब कुछ बेसिकली जीएसटी के लिए वही कर रहा, आप ऐसा मान के चल सकते हो। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे। अब कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? कॉम्पोजिशन इज वेरी लॉजिकल एक्चुअली। अभी तक आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या समझ में आया कि दोनों पार्टी मतलब सेंटर और स्टेट सबके पास कुछ कुछ अपना पावर था, सबने अपना अपना कुछ कुछ पावर छोड़ा होगा, राइट, ताकि वो एक कॉमन डिसीजन पे, एक कॉमन रेट पे अराइव करे। तो इस वजह से उनको एक न्यूट्रल बॉडी चाहिए था, जिस बॉडी में जो भी डिसीजन हो, दोनों को ऐसा नहीं लगे कि मेरा बात नहीं सुना जा रहा है। तो देखो अल्टीमेटली उनका रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए होगा। देखो कॉम्पोजिशन पे जब आएंगे तो कॉम्पोजिशन पे आप ये वर्ड ध्यान रखो, इट इज अ जॉइंट फोरम, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ जॉइंट फोरम ऑफ हुम? जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स, ठीक है, सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। अब आते हैं इसके कॉम्पोजिशन पे। तो पहला है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन में यहाँ पे किसी की नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं हो सकता है। तो देखो चेयरमैन विल बी द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो अब आज के डेट में कौन है? निर्मला सीतारमण, राइट। तो वो उनकी चेयरमैन है, जीएसटी काउंसिल की हेड वो है अभी। जो भी जिस समय जो भी रहेगा, इसीलिए यहाँ पे नाम नहीं दिया जाता है, पोस्ट का नाम होता है। तो देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, बाकी लोग मेंबर्स होंगे, बाकी लोग मेंबर्स होंगे। तो कितने टाइप ऑफ मेंबर? अब चेयरमैन एक फिक्स हो गया, बाकी मेंबर में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, हर स्टेट में अलग अलग स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। तो ये जितने भी पोस्ट है ये सारे लोग उसके मेंबर हो गए। और फिर मेंबर्स है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। तो बेसिकली सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है। अब आते हैं फंक्शन पे। इसका क्या काम है? इसका काम है रिकमेंडेशन देना, किसको? सेंटर को एज वेल एज स्टेट को। क्या रिकमेंडेशन देगा और क्यों देगा, क्या ध्यान में रखे? व्हाट इज द गोल बिहाइंड द रिकमेंडेशंस टू बी मेड? ओके, सो द गोल बेसिकली हियर इज कि हम जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर होगा दैट शुड बी हार्मोनाइज सिस्टम। हार्मोनाइज सिस्टम मतलब एक तो एक तरीके का होगा, बिकॉज हर जगह एक टाइप ऑफ जीएसटी लगेगा। किसी को मतलब कंज्यूमर एज वेल एज गवर्नमेंट, किसी को भी ये नहीं लगे कि हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स लेके चल रहे हैं या अलग अलग कंडीशंस आ रहे हैं, तो वो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ये कौन ध्यान रखेगा? देयर शुड बी अ कॉमन पर्सन डूइंग दिस फॉर एवरीवन, डूइंग दिस फॉर सेंटर एज वेल एज द स्टेट। देयरफॉर जीएसटी काउंसिल का गठन करना पड़ा। देखो हार्मोनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए जीएसटी का, प्लस उसका बेटर डेवलपमेंट के लिए भी उसका काम है कि वो ध्यान देना। सो कुछ रिकमेंडेशंस जो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जो आप जनरल सेंस के लिए हाईलाइट इसीलिए नहीं किए क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें। एमसीक्यू आएगा तो भी आप इस पर लिख पाओगे अगर यू हैव अ जनरल कंसेप्चुअल क्लियर ऑन दिस टॉपिक। देखो जीएसटी काउंसिल का काम क्या होगा? जितना भी रेट्स टैक्सेस जो भी लग रहा है, या एवरी टाइम जैसे आप देखते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे कि जीएसटी का रेट बढ़ गया घट गया, कौन डिसाइड करता है? वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक रिकमेंडेशन नहीं होगा, रिकमेंडेशन नहीं होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो उस रिकमेंडेशन में ही टैक्स बढ़ना घटना या किसी गुड्स को एग्जेम्प्ट कर देना या नहीं करना, नया लॉज लगाना, ये सारा चीज ही जीएसटी काउंसिल का काम है, ठीक है। तो इन ऑल सब कुछ वही डिसाइड करता है जीएसटी लॉज के बारे में। ओके, नाउ कमिंग टू कोरम। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काउंसिल है और इतने मेंबर्स बैठ रहे हैं मीटिंग में, तो डिसीजन कैसे होगा? तो डिसीजन के लिए ऑब्वियसली कोरम का जरूरत होगा ना, मेजोरिटी होना चाहिए। तो देखो 1/2 या हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये कोरम है।
ठीक है, तो अगर 50 लोग हैं तो 50 में से 25 लोग जब तक प्रेजेंट नहीं है तब तक कोरम नहीं है, कोरम नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। ये सिमिलर टू कंपनीज एक्ट आप जैसे पढ़ते हो कोरम का कंसेप्ट। तो मिनिमम नंबर है 50% या हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब फैसला कैसे होगा, डिसीजन कैसे होगा, ध्यान से देखना। डिसीजन के लिए डिसीजन विल बी टेकन बाय हुम, बाय मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ व्हाट, तो जितने लोग आएंगे उसी का काउंटिंग करेंगे ना, कॉमन सेंस है फिर अगेन। तो यहाँ पे 3/4 मेजॉरिटी बात कर रहे हैं। वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो सपोज 50 लोग टोटल थे, उसमें से 25 लोग आएंगे तो कोरम हो जाएगा। 25 लोग ही आए तो 25 का 3/4, राइट, 25 का 3/4 मेरा मेजॉरिटी हुआ, तभी हम डिसीजन ओके मानेंगे। उस 3/4 में भी क्या हुआ, सेंटर का 1/3 वोट है और स्टेट का 2/3 वोट है। क्लियर, तो ये भी एमसीक्यू में याद है, ये ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, सिर्फ एक वन लाइनर एमसीक्यू है, तो बस इतना पोर्शन याद रखने से काम चलेगा। ओके, तो ये था जीएसटी के बारे में। अब इसमें छोटा सा एक टेबल आपके सामने बना हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इसमें आप देख रहे हो 5 टैक्सेस का नाम है यहाँ पे, और टैक्स लॉज उसका रेस्पेक्टिव एक्ट है, टैक्सेबल इवेंट है, कलेक्शन अथॉरिटी है और एंट्री नंबर है। ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली, बट फिर भी इन केस एमसीक्यू में आ जाए इसीलिए यहाँ पे टेबल रिक्रिएट किया गया। पहला लगता है कस्टम्स। कस्टम्स तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही आगे, तो कस्टम्स को कुछ नहीं हुआ है, कस्टम्स अभी भी है, ठीक है। तो कस्टम्स जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ, कस्टम्स एग्जिस्ट, लेकिन उसका इवेंट क्या था, व्हाट इज, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट इज दैट इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच टैक्स इज levied, yeah, it becomes applicable. Okay, so what is the taxable event? Yeah, what is the event on which this customs duty will be applicable? That is import या export, ठीक है, import या export। अगर import या export होगा तो उस केस में हम customs duty लगाते हैं। दूसरा था सेंट्रल एक्साइज, अभी भी पीछे डिस्कस किया, कुछ भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करते हो इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में था, एंट्री नंबर 84 में आता था, जहां पे हम सेंट्रल एक्साइज करके ड्यूटी लगाते थे, अभी भी लगता है कुछ प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट यू हैव सीएसटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये जब दो स्टेट के बीच में स्टेट सेल होता था उस समय ये लगता था किसके अथॉरिटी से, लगाता था सेंटर, कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट यू हैव सर्विस टैक्स, जो अब नहीं है। सर्विस टैक्स, टैक्सेबल सर्विस, कुछ सर्विसेज थे जिसपे सर्विस टैक्स लगता था, वहां पे हम सर्विस टैक्स लगाते थे। इसका एंट्री नंबर 97 जो आज की डेट में डिलीट हो चुका है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। और फाइनली वैट विद इन द स्टेट, जब सेल करते थे तो वैट लगाते थे, एंट्री नंबर 54। नाउ मेजर पोर्शंस कवर्ड चैप्टर 1 का। अब हम लोग आते हैं सिर्फ एक छोटा सा जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इसमें से भी की पॉइंट्स है, डेट्स है जो आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। पहला, ये जो जीएसटी का स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर का रिकमेंडेशन, सजेशन, जो भी बोल लो, किसने दिया, किसने बेसिक फ्रेमवर्क बनाया? तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्स। मिस्टर विजय केलकर थे जिनके नेतृत्व में बनाया गया था, तो इसीलिए केलकर बोला गया। तो केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, इन्होंने सजेशन दिया था दैट कंप्रिहेंसिव जीएसटी होना चाहिए बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल्स। फिर नेक्स्ट आया हमारा नवंबर 2009। अब देखो कितना साल बीत गया बीच में, 2003 में कंसेप्ट शुरू हुआ, 17 में फाइनल इंप्लीमेंटेशन हुआ। आप सोचो कितना लंबा समय लगा। तो 3 के बाद 2009 में आ गए सीधा। एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वहां पे एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई थी, मतलब एक बेसिकली कमिटी बनाई गई जिन्होंने एक पहला पेपर रिलीज किया, पहला डिस्कशन पेपर रिलीज किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये डेट। तो फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी वाज रिलीज बाय द एम्पावर्ड कमिटी इन नवंबर 2009, जिसमें क्या था, सबका इनपुट, इनपुट ऑफ ऑल द स्टेट्स एज वेल एज सेंटर। देन यू कम टू मार्च 2011, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो लाइन लिखा हो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन 115th अमेंडमेंट बिल,
आपको पता है अभी पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उसमें सब में क्या कर रहे थे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर बदल रहे थे। आर्टिकल नंबर तो ऐसे नहीं बदला जाता, जैसे कंपनीज एक्ट में आप लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल का मॉडिफिकेशन पढ़ते उसी तरीके से इसमें भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस है, इसका भी अप्रूवल है। यहाँ पे भी बिल पहले, बिल फर्स्ट स्टेज है, जब बिल अप्रूव होता है तब वो एक्ट बनता है। अप्रूव कैसे होगा, लोकसभा देन राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो ये 3 स्टेजेस क्रॉस होगा अगर, तभी वो एक्ट बनता है। तो ये पहला जो इंट्रोड्यूस हुआ था, पहला जो जीएसटी का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नंबर था 115। पूरा नाम के साथ याद रखना है आपको, दी कॉन्स्टिट्यूशन 115th अमेंडमेंट बिल 2011, बिकॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 था। पहली बार लोकसभा में बिल पेश किया गया। बिल ने क्या सजेस्ट किया, बिल ने सजेस्ट किया दो चीज। पहला कि भैया जीएसटी काउंसिल का गठन करिए, काउंसिल बनाइए। क्यों बनाइए काउंसिल, क्योंकि वही काउंसिल बनने से ही सारा काम हो जाता ना, काउंसिल बैठेगा मीटिंग करेगा रेगुलर, बार बार पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तो वो बनाने का सजेशन था, दूसरा एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी भी बनाने के लिए बोला गया। ये दो मेन चीज बोला गया था। लेकिन हर बिल का अथॉरिटी जो होता है, हर बिल का जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 साल के लिए होता है। तो ये बिल 2014 में लैप्स हो गया। क्यों लैप्स हो गया, तब तक पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो बिल लैप्स, अब बिल लैप्स हो गया तो नया बिल पेश करना पड़ेगा ना, तो वापस अब नया बिल आ गया। तो यही 115 नंबर बिल जो था, वापस उसका नाम बदल गया, नामकरण हो गया। अब हो गया वो 122nd अमेंडमेंट बिल 2014। ठीक है, ओके। बीच में कुछ कुछ कहानी और हुआ, ये तो यहाँ पे हम लोग 11 में ही थे, लेकिन हम लोग 2014 में पहुंच गए। वो इसीलिए क्योंकि रेफरेंस लेना था हम लोग को कि ये जो 2011 का बिल था उसका हुआ क्या। तो वो 14 में लैप्स हो गया, तो 14 में नया बिल आ गया जिसका नंबर हो गया 122। ओके, बीच में क्या हुआ, एक कमेटी भी बनाई गई कि जीएसटी का डिजाइन कैसे होगा, एक कमेटी बना। प्लस मार्च 13 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई जिसको जीएसटीएन बोला गया, इन द नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। जीएसटीएन वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज हुआ, एक जीएसटी काउंसिल मिला आपको अभी तक, काउंसिल बनाया गया, और दूसरा एक कंपनी बनाया गया। अच्छा, ये कंपनी बनाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की तो जरूरत नहीं थी, ये तो कंपनी बनना था ना। तो दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था, इसीलिए प्राइवेट लिखा है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बनाया गया, इनकॉर्पोरेटेड इन द नेम ऑफ, नाम है उसका जीएसटीएन। ठीक है, इसका काम क्या था, दिस इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। गवर्नमेंट ने बनवाया क्या करने के लिए, फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो जीएसटी का पोर्टल, जैसे अब आप गूगल करोगे तो जीएसटी का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ऑनलाइन फाइलिंग होता है। तो ये सारा जो पोर्टल मेंटेन किया जाता है उसमें जो ग्लिचेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वट एवर बी द रीजन, ये सारा कौन देखेगा, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए ये जीएसटी है। क्लियर, तो दो बॉडी, एक सिर्फ लीगल पार्ट देख रहा है जिसका नाम जीएसटी काउंसिल हुआ, दूसरा आईटी रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है उसके लिए कंपनी बना दी गई जिसको आप सोलली स्पेसिफिकली फॉर आईटी रिलेटेड पर्पज है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वो देख रहा है। ओके, आ जाते हैं 2014 में फिर। तो 14 में फिर वही सेम बिल, 122 नंबर बिल, वो फिर से पेश किया गया। दिस टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे हमने फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, क्योंकि फाइनल इसी का अप्रूवल हो गया आगे। ठीक है, तो फाइनली 122nd amendment bill was introduced in Lok Sabha in December 2014 by the Honorable Minister of Finance Mr. अरुण जेटली। ठीक है, तो मिस्टर अरुण जेटली का आपको नाम याद रखना है, किसने ये प्रोड्यूस किया था। Now this bill was passed on May 2015। ओके, दिसंबर 14 में पेश किया गया, मई 15 में पास हो गया। लोकसभा के बाद कहाँ जाना है, फिर जाना है राज्यसभा। तो दिस वाज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। कीवर्ड यहाँ पे हाईलाइट करो, दिस इज आल्सो नोन एज सीएबी। सीएबी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो जब बोला जाए सीएबी तो सीएबी इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, पास्ड इन राज्यसभा विद सर्टेन अमेंडमेंट्स।
तो यहाँ भी पास हो गया। अब ये कुछ अमेंडमेंट जो राज्यसभा ने रेकमेंड किया, दिस हैज टू अगेन गो बैक टू होम, गो बैक टू लोकसभा, बिकॉज उस अमेंडमेंट को लोकसभा को फिर वेटिंग करना है, क्लियर करना है, देयरफॉर इट अगेन गोज, इट वेंट बैक टू लोकसभा एंड वहां पे भी यूनानिमसली पास कर लिया गया इन 2016। फाइनली फाइनल असेंट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन टू, अब यहाँ पे ध्यान देखो नंबर फिर बदल गया। अभी हम लोग किस नंबर बिल की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे 122nd अमेंडमेंट बिल, तो वो बिल था, जैसे ही सारा अप्रूवल्स आ गया तो एक्ट बन गया। अब एक्ट का भी नंबर होगा, अब एक्ट का नंबर हो गया दी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। वाई? क्योंकि जिस साल अमेंड हुआ, एक तो 2016 में अमेंड हुआ, एक्ट बना तो 2016 वहां से आया। और ये और भी अब बिल जो होता है, बिल तो बहुत सारा पेश किया जाता है ना, सारा बिल तो क्लियर नहीं होता है, तो जिस बिल का नंबर पहले आया तो उस हिसाब से इसको नंबर दे दिया गया 101। ठीक है, तो देखो दो नंबर आपको याद रखना है, बिल नंबर 122 और एक्ट नंबर 101। डन। विच लेड टू नोटिफिकेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मेरा तो सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रहा था, हमको जीएसटी काउंसिल चाहिए था पहले, तो जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन हो गया एंड पार्लियामेंट फाइनली अप्रैल 17 में 4 बिल्स को फर्दर पास किया। 4 बिल, यहां से अब आपको ये जितना बिल है उतना चैप्टर है, मतलब बेसिकली अंदर आपको सेंट्रल मतलब सी जीएसटी, आई जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कंपनसेशन टू स्टेट बिल्स, ये सारे बिल्स को अप्रैल 12 में प्रेसिडेंट ने साइन किया, हस्ताक्षर किया। उनके साइन करने के बाद ये सारे एक्ट बन गए। पूरा एक्ट का नाम स्पेलिंग के साथ याद रखना, कभी कभी ये सिली क्वेश्चन आ जाता है और कई बार क्या होता है हम लोग याद है सीजीएसटी जो पूरा फुल फॉर्म याद नहीं है और एक नंबर मिस हो जाएगा आपका, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर द स्पेलिंग्स आल्सो, वहां पे एस कहाँ लगा और कहाँ नहीं लगा। ओके, तो 2017 फर्स्ट जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंट भी हो गया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था जीएसटी। अब उसके आगे थोड़ा सा और थ्योरी पोर्शन, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतने देर से कि हमने स्टेट ने क्या छोड़ा और सेंटर ने क्या छोड़ा, तो इसके वो भी क्वेश्चंस आता है बेसिकली। ऑल्दो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक रेपिटेशन हो रहा होगा यहाँ पे। दो टैक्सेस थे हमारे पास, सेंटर का और स्टेट का। सेंटर के पास क्या क्या टैक्सेस थे जो जीएसटी में सबस्यूम हो गया? एक्साइज हट गया, एक्सेप्ट क्या क्या एक्साइज पूरा पूरा हटा? नहीं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना, कुछ में एक्साइज अभी भी लगता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है सिगरेट, इसीलिए टोबैको प्रोडक्ट्स पे अभी भी लगता है, तो उसको छोड़ के मैक्सिमम एक्साइज हट गया। एक्साइज ऑन मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, ये सारा नाम है, सारा ही आपको याद रखना है यहाँ पे बेसिकली। तो इतने टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटीज लगते थे पहले, जो अब नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? कि ये सारे के सारे हैव बीन सबस्यूम्ड विथ जीएसटी। प्लस सर्विस टैक्स हट गया जो सेंट्रल लगाता था, और उसके ऊपर सेस सरचार्ज वो भी हट गया। स्टेट के पावर में स्टेट ने क्या क्या छोड़ा? स्टेट ने अपना वैट छोड़ दिया, सेल्स टैक्स छोड़ दिया, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, तो ये सारे नाम है, यहाँ पे सिर्फ आपको लर्न करना है, इस पर डिटेल में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो ये सारा स्टेट ने छोड़ दिया, ये दोनों ने छोड़ा। बट समथिंग विच स्टेज आउट ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर, मतलब इस पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत कुछ, और बहुत कुछ यहाँ पे नया है। जैसे कस्टम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी कस्टम्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कस्टम्स अभी भी वैसे ही है, तो कस्टम्स में जीएसटी नहीं लग रहा है, तो दिस इज आउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। फिर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्कस किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। टोबैको पढ़ चुके हैं हम लोग, वैट ऑन अल्कोहल पढ़ चुके हैं क्योंकि स्टेट लगाता है। हाँ, ये सब कुछ नाम जो नया है वो लर्न करना है। जैसे बिजली बिल जो आपका आता है उस पर जीएसटी नहीं लग के आता है, ठीक है, तो टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी उस पर कोई जीएसटी नहीं है, तो वो जीएसटी के बाहर है, इसीलिए जीएसटी नहीं लग रहा है। टैक्सेस ऑन व्हीकल, स्टैम्प ड्यूटी, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, ये सारा कुछ है जो जीएसटी से बाहर है, तो ये कुछ लिस्ट आपको लर्न करना है। अब ये जो जीएसटी का कंसेप्ट आया, ये आया कहां से, किसके दिमाग में आया? ये
इतना अच्छा वाला ये स्ट्रक्चर कौन बनाया, क्यों बनाया, किससे इंस्पायर हुए? तो इंस्पिरेशन हम लोग को कहाँ से मिला? ये इंस्पिरेशन मिला हम लोगों को फ्रांस में, ये इम्प्लीमेंट हुआ था पहली बार। जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये सब एमसीक्यू के लिए, आपके लिए। तो फर्स्ट टाइम लेवी कहाँ हुआ? फ्रांस पे हुआ इन द ईयर 1954। ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। अब यहाँ जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेरी रहेगा जो कि क्लियर होगा चैप्टर 2 में। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है। अभी थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं इसमें क्या है बेसिकली, कैसे काम करता है जीएसटी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पहला बात बोला कि दिस इज अ ब्रॉड बेस्ड टैक्स, कोई एक जगह लिमिटेड नहीं है। दूसरा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां पे डेस्टिनेशन होगा, किस चीज का डेस्टिनेशन? जहां पे सेल होगा, सेल का एग्जांपल लेते तो जहां पे सेल होगा वहां पे जो टैक्स स्ट्रक्चर होगा वो हम लगाएंगे। देयरफॉर दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो सपोज हम दिल्ली घूमने गए और दिल्ली में वहां के किसी शॉपिंग मॉल में हमने कुछ खरीदा, तो वहां पे हमको जो जीएसटी पे करना पड़ेगा उसका रेट क्या होगा? हम जिस शहर से आ रहे हैं वहां का रेट, या जहां हम दिल्ली में खरीद रहे हैं वहां का रेट? तो बोला नहीं, आप जहां सामान खरीदोगे ना, दैट इज योर डेस्टिनेशन, वहीं का टैक्स लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये सिंपल है, बोला डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पेमेंट कौन करता है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर, कंज्यूमर ही पे कर रहे हैं, हम ही पे करते हैं। एक और कंसेप्ट है इसका, ये स्टेज्ड प्रोसेस में लिया जाता है, मतलब धीरे धीरे जाता है। कैसे? वही सिंपल, वैल्यू एडेड है, हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रहा है ना। हर स्टेज पे जब वैल्यू ऐड हो रहा है तो देखो हर स्टेज में गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हो रहा है। तो अगर हमको 18 रुपया गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है तो 2 रुपया 10 रुपया वैसे करके जमा हो रहा है सेम प्रोडक्ट पे। जितना वैल्यू एडिशन उतना टैक्स जमा हो रहा है। अगेन सम्स और इलस्ट्रेशन सेकंड चैप्टर से शुरू होंगे, वहां पे हम लोग डिटेल समझेंगे। टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। अभी भी बात किया, दिल्ली में गए कोई सामान खरीदा, लेकिन टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिजनेस सोर्सेज एंड नॉट ऑन पर्सनल और हॉबी एक्टिविटीज। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा फाइन लाइन है ये। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोई ऐसा एक्टिविटी जो बिजनेस भी है उस जिसका, और जो हॉबी की तरह भी कर रहे हैं। लाइक सपोज एक कोई सिंगर है, सिंगर अपना किसी रेस्टोरेंट में अगर जाके वो गाना गाता है तो उसके लिए वो चार्ज करेगा, तो उस पर जीएसटी लगाएगा। ठीक है, लेकिन वही सिंगर अगर पर्सनल गैदरिंग में, घर में, दोस्तों के सामने गाना गाएगा तो क्या वहां पे चार्ज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्सनल हो गया। तो देखो जीएसटी यहाँ पे क्या कब लग रहा है? जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं बिजनेस पर्पस, मतलब कंज्यूमर और सेलर वाला कंसेप्ट आ रहा है, तब पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहां पे जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक है, देन वी हैव आईटीसी और इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज प्रोवाइडेड थ्रू दी वैल्यू चेन फॉर क्रेडिटेबल एक्विजिशंस। सिंपल, जितना भी टैक्स हम पे कर चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं पे करेंगे, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स मतलब टैक्स पेड ऑन माई इनपुट, इनपुट मतलब मेरा रॉ मटेरियल, मतलब जो हम परचेज कर रहे हैं उस पे। तो जितना हम सामान खरीद चुके हैं, जिस पे टैक्स पे कर चुके, दोबारा उस प्रोडक्ट पे हम टैक्स नहीं पे करेंगे। अगेन क्वेश्चंस में समझ में आएगा और ज्यादा, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये सारा ही रिपीट होगा वहां पे। नाउ कमिंग टू मॉडल्स ऑफ जीएसटी विच इज पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो मॉडल्स ऑफ जीएसटी हमारे पास 4 मॉडल आप देख रहे हो यहाँ पे। पहला ऑस्ट्रेलियन मॉडल, नाम ही सिर्फ याद रखना है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ऑस्ट्रेलिया में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है दैट टॉक्स अबाउट कलेक्शन बाय सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? नहीं, हमारे यहाँ हम लोगों ने दोनों को पावर दिया। हम लोगों ने बोला सेंटर भी कलेक्ट करेगा, स्टेट भी कलेक्ट करेगा। कनाडा का मॉडल क्या हुआ? उसने बोला 3 वेरिएंट है, कनाडा के पास 3 वेरिएंट ऑफ टैक्सेस था, तो हम लोग कनाडा के मॉडल से इंस्पायर हुए। कौन सा 3 वेरिएंट हुआ? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, तो हमारे पास उसी से हम लोगों ने इंस्पायर हुआ। कौन इंस्पायर हुआ? केलकर शाह मॉडल बेस्ड ऑन कनाडा मॉडल। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमारा जो इंडिया का जीएसटी मॉडल है किससे इंस्पायर हुआ? तो कनाडा के
मॉडल से इंस्पायर हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस सेंटर भी कलेक्ट करता है और अलग अलग रेट लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट भी है। बागची पोद्दार मॉडल वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सिर्फ नाम के लिए एमसीक्यू वन लाइन क्वेश्चन के लिए, तो बागची पोद्दार मॉडल है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट दिया गया था एज अ कॉमन बेस फॉर जीएसटी। तो देयरफॉर इन इंडिया वी हैव अ ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल का मतलब, ड्यूअल मॉडल बहुत सिंपल, लेवी का पावर सेंटर और स्टेट, यस बोथ हैव सेम पावर, तो किसी को कम या ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं, तो देखो सेंटर एज वेल एज स्टेट बोथ हैव द पावर टू लेवी। ओके, प्रेजेंटली ब्राजील एंड कनाडा दे बोथ फॉलो ड्यूअल जीएसटी मॉडल। तो हमारा कॉमन क्वेश्चन आता है कौन सा मॉडल हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, दैट इज ड्यूअल मॉडल। ये टेबल हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, उसी का समरी है, ऑल्दो ये फिर रिपीट होगा आगे के चैप्टर्स में। तो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था 4 एक्ट, 4 में अब यहां देख लो 5 एक्ट है। 5 एक्ट क्यों है? सबसे पहले सीजीएसटी पढ़ा, सीजीएसटी में क्या हो रहा था, सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी एक्ट। पावर किसके पास था? सेंटर के पास, ठीक है। सेंटर इस पे जो भी टैक्सेस होगा लगाएगा, किस एक्टिविटी पे लगाएगा? सेंटर इंट्रा स्टेट पे लगाएगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर। अच्छा, स्टेट के अंदर अगर सेंटर टैक्स लगाएगा तो स्टेट कैसे लगाएगा? क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है नीचे पॉइंट नंबर 5 में, एसजीएसटी। एसजीएसटी भी देखो सेम लाइन लिखा हुआ है, एसजीएसटी के पर्पस में भी सेम लिखा हुआ है, टू कलेक्ट, टू लेवी एंड कलेक्ट एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट। तो इसका मतलब दोनों एक जगह हैं, दोनों ही टैक्स लगा रहे हैं, राइट। कब? कि किसी भी स्टेट में जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें दोनों का हिस्सा है। इसका मतलब, अच्छा आज से आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी कोई परचेजिंग करो, कोई भी बिल, इनवॉइस, कोई भी पेपर आप फेंक मत देना, उसको संभाल के रखना, उसमें टैक्स का स्ट्रक्चर दिखा रहता है। टैक्स स्ट्रक्चर आपको वो बिल के लिए, इनवॉइस के लिए जितना देख के समझोगे उतना पढ़ने से मतलब ज्यादा आसान होता है वो। तो कोई भी बिल घर में पड़ा हुआ है, कहीं से कुछ परचेज किया, मॉल का बिल, ऑनलाइन बिल, एनी बिल विच हैज जीएसटी कंपोनेंट, उसको संभाल के रखना। उसमें आप नीचे देखना, एक मॉल में भी खरीदोगे ना, नीचे में 2 कंपोनेंट लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा सीजीएसटी, एक लिखा रहेगा एसजीएसटी। एवरी बिल इन एवरी स्टेट विल हैव 2 कंपोनेंट, मतलब दोनों जन बराबर हिस्से पे है, ठीक है, स्टेट के अंदर भी। तो सपोज हम कैलकाटा में कुछ परचेजिंग किए तो हमको 100 रुपए के ट्रांजैक्शन पे 2 लोगों को टैक्स का हिस्सा देना था, एक सेंटर को इन द नेम ऑफ सीजीएसटी और एक स्टेट को इन द नेम ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। ये हम स्टेट के अंदर का बात किए, बंगाल के अंदर का बात किए, कहीं पर भी गए, ओके। अब हम बंगाल से बाहर चले गए, बंगाल से बाहर हम दिल्ली चले गए, तो अब हम बंगाल टू दिल्ली का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इंट्रा के जगह अब हम इंटर स्टेट हो गए, ठीक है ना। अब 2 स्टेट के बीच का बात हो गया। अब इंटर स्टेट होते ही क्या हुआ, इंटर स्टेट तो हम पढ़ चुके थे, बोला भैया किसी के पास पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे तो कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस पर्पस वाले लिस्ट में देखोगे ये एक ही एंट्री है, इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर? तो अगर आप दिल्ली जाके कुछ सामान खरीदोगे और यहां से वो, अच्छा दिल्ली जाके खरीदने में भी क्वेश्चन है, आप दिल्ली खुद गए हो, वहां के शॉप में खुद गए हो, वहां आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, आप दिल्ली के शॉपकीपर को क्या पता कि आप कहां से आए हो, कि वो कैलकाटा के किसी को बेच रहा है, राइट। तो वो उसको तो पता नहीं, तो वो तो लोकल सेल कर रहा है ना, उसके हिसाब से लोकल सेल है, तो वहां पे बिल में आपको वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का बिल दे देगा। लेकिन वही आप यहां से बैठे बैठे बुक करो, कैलकाटा से बैठे बैठे दिल्ली से सामान बुक करो, तब उसको समझ में आएगा अच्छा सामान कैलकाटा भेजना है, मतलब 2 स्टेट के बीच में जा रहा है, तब वो आईजीएसटी लगा के बिल में देगा। क्लियर? तो जब उसको पता है ट्रांजैक्शन 2 स्टेट के बीच में हो रहा है तो आईजीएसटी लगाएगा, अदरवाइज दोनों कंपोनेंट साथ में रहेंगे। तो 3 एक्ट समझ लिया हम लोगों ने। अब ये नंबर 3 यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी अगेन सिमिलर टू स्टेट जीएसटी, ठीक है।
तो जितने भी यूनियन टेरिटरी थे ना, दमन एंड दू और लक्षद्वीप, तो उन सब में भी जो जीएसटी तो सब जगह लग रहा है ना, तो उसके लिए जो एक्ट बना उसको यूटी जीएसटी एक्ट बोला गया। पावर लेकिन पार्लियामेंट के पास में ही है। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट। ये क्या था? ये वो था जो हम लोगों ने पढ़ा जब काउंसिल बन रहा था, कि काउंसिल भी बनेगा और हम लोग ये शेयरिंग कैसे करेंगे, ये जो पैसा कलेक्ट होगा, हाउ विल दिस मनी बी शेयर्ड। तो ये जो कलेक्शन शेयर होगा, किसको कंपनसेशन करने की जरूरत है? स्टेट को कंपनसेशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है कंपनसेशन की? क्योंकि स्टेट ने बहुत कुछ छोड़ा। स्टेट बोला हमको मतलब नहीं है आपका सेम रेट रहे, जीएसटी नहीं रहे, मेरा तो भैया रेवेन्यू का नुकसान हो गया। ठीक है, जो रेवेन्यू हम वैट में लगाते, अब तो आप मना कर दिए, इसीलिए हमको तो कंपनसेशन चाहिए। तो ये सारे स्टेट्स ने बोला, इसी शर्त पे सारे स्टेट्स ने हाँ बोला था इस एक्ट को, तभी एक एक्ट लग पाया और तभी इतना समय लगा 2003 से 2017 तक। ओके, तो देखो अलग एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया कंपनसेशन टू स्टेट। तो जितना भी कंपनसेशन दिया जाएगा दैट विल डिपेंड अपॉन एन एस्टिमेट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू इफ एनी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सिंपल, राइट। तो अगर बंगाल गवर्नमेंट बोलता मेरा ऐसे 1 लाख करोड़ का इनकम हो जाता था प्री जीएसटी में, अभी अभी हमको 1 लाख करोड़ की जगह 90,000 करोड़ का मुनाफा मतलब रेवेन्यू होता है, तो जो डिफरेंस है उसका हमको कंपनसेशन दे दो। तो ये उस बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन होगा जो अगेन लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 5 एक्ट हो गया हमारे पास, 5 एक्ट का नाम आपको याद रखना है। बाकी ये सिंपल है, आईजीएसटी का कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में है, कहीं और नहीं है किसी भी कंट्री में। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन चेयरमैन और कौन क्या करेगा, तो उसके लिए ये टेबल है छोटा सा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे ऊपर, उसके नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये सब टेबल आपको लर्न करना है। यहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू एक्सप्लेन। हाँ, एक चीज है, नाम जो आपको याद रखना है, दैट इज CBIT, which stands for Central Board of Indirect Taxes. CBIT. This is under the control of Ministry of Finance. Ministry of Finance के नीचे Department of Revenue. ठीक है, GST through the GST Department. अब छोटा सा theoretical portion है which says about what was the problem of the previous regime. पहले वाले regime में क्या problem था, की पॉइंट से लर्न करना है। जैसा कि लिखा हुआ है, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, आज क्या है, कितना भी प्रॉब्लम है आपको एक ही टैक्स पढ़ना है ना, जीएसटी पढ़ना है। नहीं तो पहले क्या था, बहुत सारा टैक्स पढ़ना पड़ता था, बहुत सारा अलग अलग एक्ट पढ़ना पड़ता, इसीलिए पहले बहुत सारा एक्ट था और अलग अलग बॉडीज लगाते थे, लोग कंफ्यूज हो जाते थे। अब क्योंकि अलग अलग टैक्स था तो सबका टैक्सेबल इवेंट अलग था, कभी एक्साइज हो रहा है तो कभी कस्टम हो रहा है, तो सबके लिए अलग अलग पढ़ना था। तो टैक्सेबल इवेंट्स भी बहुत सारे थे, डबल टैक्सेशन भी होता था, सेम ही ट्रांजैक्शन पे अलग अलग एक्ट और अलग अलग गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाते, जिसकी वजह से काम बढ़ गया था, कंप्लायंस बहुत ज्यादा। एक्साइज का बिल भी संभाल के रखो, वैट का बिल भी संभाल के रखो, तो एक फुल टाइम अकाउंट्स टीम आपको लगना था पहले। प्लस क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं मिलता था। अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर्स में कि आईटीसी बोल के जो कंसेप्ट है कि जो आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो उसका आप क्रेडिट ले लोगे आगे जाके, तो वो क्रेडिट आपको पहले नहीं मिलता था, तो वो लैकिंग था। तो ये दो प्रॉब्लम उसमें अभी भी था, तो ये इस सब की वजह से ये ड्रॉबैक था जिसके वजह से हम लोगों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। लास्टली वी हैव फ्यू की फीचर्स। पहला, इंडिया का टैक्स का रेट सबसे हाई है 28%। इंडिया में 4 जीएसटी रेट्स हैं, अगेन रिपीट होगा आगे के चैप्टर में, 5, 12, 18, 28, विथ सेस ऑन सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम्स। सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स का क्या मतलब होता है, मतलब वो सब गुड्स जो नहीं खरीदने चाहिए लेकिन खरीदे जाते हैं, मार्केटेबल है एक्सेट्रा। एंड 3% स्पेशल रेट ऑन प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड। यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। सप्लाई इज द कीवर्ड जिसके ऊपर हमारा आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो सप्लाई इज द कीवर्ड यहाँ पे सेल वर्ड या परचेज वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पे सप्लाई इज द वर्ड जिसका अलग डेफिनेशन है।
जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, 2016 में पास हुआ। हाँ, ये नंबर 5, असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई, द वर्ड यूजेस रेटिफाई, व्हाई रेटिफाई, क्योंकि बिल लाया तो गया, सारे स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया, लेकिन अपने अपने पार्लियामेंट में, असेंबली में उन लोगों ने अप्रूव नहीं किया था। तो असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव दैट बिल, लेकिन एक्ट सबसे पहले तेलंगाना ने पास किया। ठीक है, तो दो अलग अलग नाम है। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1 जुलाई जीएसटी डे मनाया जाता है। एसपीवी जीएसटीएन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, रिपीट है। हाँ, जीएसटीएन का कंपोजिशन नहीं पढ़े थे हम लोगों ने, सिर्फ ये पढ़ा था कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, एसपीवी है, जिसमें स्टेक है गवर्नमेंट का, बट कैसे है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 49% सेंटर और स्टेट का है, 11% एलआईसी का है, और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास 10-10% है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 10% इंटू 4, 40 प्लस एलआईसी का 11, 51%, 51, तो देखो इसीलिए इसको प्राइवेट बोला गया, क्योंकि 51% इज विद प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ओके, बाकी तो ये छोटा एग्जाम्पल है विच इज जीएसटी कैसे लगता है, तो ये सिंपल है, यहाँ पे ये जस्ट इलस्ट्रेटिव दिया हुआ है, इसमें समझाना कुछ है नहीं। अब आप लोग को किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। फर्स्ट चैप्टर में जैसे 5 to 6 मार्क्स का वेटेज ले लिया, चैप्टर 6 में अगेन 5 to 6 मार्क्स से आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो चैप्टर 6 में। तो ये दोनों मिला के 10 नंबर ही कवर हो रहा है। ठीक है, देन चैप्टर 5 अगेन 5 to 6, तो अगर 5 भी हम एवरेज लगा ले तो फिर 3 चैप्टर में 15 नंबर। ठीक है, बाकी 3 चैप्टर जो बचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, और उस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी। सिर्फ सीजीएसटी का 3 चैप्टर है, 2, 3, 4, क्लियर, इसीलिए सीजीएसटी पे फुल फोकस है हमारा। तो इसीलिए जब सीजीएसटी शुरू होगा तो ये चैप्टर 2 एक दिन का क्लास है नहीं, ये 2 से 3 दिन जाएगा, तो ब्रेकअप स्टेजेस में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो आपका काम है पहला चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि वापस घूम के हम लोग उस डेफिनेशन पे नहीं जाए कि आईडीटी क्या है, तो ये क्लियर आप लोग को हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ से फिर आगे सीजीएसटी शुरू करें।